तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है छोरी, जो कि प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भयानक गन्ने के खेत को दिखाते हुए, जहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो किसी से डर के भाग रही थी। वो डर के मारे रोने लगती है और तभी उसके सामने 3 बच्चों के भूत नजर आते हैं और चाकू दिखाकर कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। वो चाकू अपने हाथ में ले लेती है जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो चिल्लाने लगती है मेरी बच्ची को मत मारो, लेकिन वो अपना पेट चीर डालती है। इसके बाद हम मिलते हैं फिल्म की मेन कैरेक्टर साक्षी से, जो भी प्रेग्नेंट है और वो एक चाइल्ड केयर फाउंडेशन चलाती है। वहाँ पर एक लड़की को वो देखती है जो दूर खड़ी हुई थी, तो वो उसे जाकर कहती है जाओ लड़कों के साथ खेलो, मगर लड़के उस लड़की को साथ खिलवाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि ये तो लड़की है, ये तो रोने लगेगी, मगर वो लड़की मुस्कान कहती है मैं नहीं रोऊंगी। फिर वो उन लोगों के साथ खेलने लगती है। इसके बाद साक्षी सभी बच्चों को पानी पूरी खिलाती है और वहाँ उसका पति हेमंत भी आ जाता है। सभी के जाने के बाद साक्षी एकदम तीखा वाला पानी पूरी एंजॉय करती है। हेमंत सामने 2 लोगों को देखता है जिन्हें देखकर वो डर जाता है, मगर वो साक्षी से कहता है कि वो उन लोगों को नहीं पहचानता। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उनका ड्राइवर मिस्टर कजला आने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट देता है, जिससे कि वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो गाड़ी का चाबी देकर चला जाता है। रात के समय साक्षी गिफ्ट खोलती है और देखती है कि कजला जी ने आखिर दिया क्या है, लेकिन खिलौने से बहुत ज्यादा आवाज होती है तो वो जल्दी से बंद कर देती है। आधी रात के समय वो चिल्लाने की आवाज सुनकर उठती है। देखती है कि उसके पति पर कुछ लोग हमला कर रहे थे, उसे पीट रहे थे। दरअसल हेमंत ने चंडेल नाम के एक आदमी से पैसे उधार में लिए थे और वो पैसे वो चुका नहीं पाया, इसीलिए उसके लोग आए थे हेमंत से पैसा वसूलने के लिए और उसे लास्ट वार्निंग देकर गए हैं, वरना वो लोग पूरे परिवार को मार डालेंगे। उन गुंडों के जाने के बाद हेमंत बताता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा उधार में लिया था, लेकिन जिसके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला था वही पैसा लेकर भाग गया और वो बेकार में साक्षी को टेंशन नहीं देना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर वो लोग पैसे नहीं चुकाते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो लोग चंडेल से बात भी नहीं कर सकते। इसलिए साक्षी सोच लेती है कि कुछ दिनों के लिए वो लोग ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ चंडेल और उसके लोग उन्हें ढूंढ ना पाए। तो वो लोग बिना वक्त गवाए तुरंत अपने घर से चले जाते हैं। कजला ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया था जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा गांव है जहाँ सिर्फ 5 ही परिवार रहते हैं, मगर उनमें से एक घर कजला का है और गांव में कोई आता जाता भी नहीं है। कजला ज्यादा चिंता ना करने को बोलता है क्योंकि वहाँ गांव के घर में उसकी पत्नी भी रहती है जो कि साक्षी की देखभाल कर सकती है। अब सुबह हो जाती है और आखिर में वो लोग कच्चे रास्ते से होते हुए गाँव की तरफ जाने लगते हैं। साक्षी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो लोग गन्ने के खेत के पास रुके हुए थे। हेमंत अपनी पत्नी का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि आखिर वो कहीं भी सो कैसे जाती है। अब उन्हें यहाँ से पैदल घर जाना होगा। खेत के बीच से होते हुए वो लोग घर की तरफ जा रहे थे और साक्षी सोचने लगती है कि अगर चाइल्ड केयर वाले बच्चों को उनकी जरूरत होगी तो वो कैसे उनसे बात करेगी या उनसे कांटेक्ट करेगी, मगर हेमंत उसे कहता है ज्यादा चिंता ना करने। अब जैसा रास्ता होता है हेमंत को यकीन हो जाता है कि चंडेल के लोग उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। साक्षी खेत में लगे हुए एक पुतले स्केयर क्रो से हेमंत को डराने की कोशिश करती है। वैसे वो जगह भी काफी डरावना था और उन्हें अभी तक घर मिला भी नहीं था। पुतले के चेहरे पर डायरेक्शन बना हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग वहीं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हेमंत चला जाता है घर ढूंढने। इंतजार करते करते अंधेरा हो जाता है। साक्षी वहीं पर सो गई थी। जागने के बाद वो तुरंत वहां से चली जाती है और अंधेरे में चलना तो और भी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आखिर में वो एक घर तक पहुंचती है और वहां वो अपने पति और एक औरत को देखकर अचानक से डर जाती है। वो औरत है भानो देवी, कजला की पत्नी, और वो साक्षी से कहती है आखिर वो कहाँ चली गई थी। हेमंत उसे कब से ढूंढ रहा था। खैर अंदर आते ही भानो देवी उसे कहती है हाथ पैर धोकर तैयार हो जाने के लिए क्योंकि खाने का वक्त हो गया। इसके बाद सभी लोग डिनर के लिए बैठते हैं, लेकिन भानो देवी साक्षी को कहती है पहले दोनों मर्द खा लेंगे, उसके बाद हम दोनों बैठेंगे। साक्षी को यह सब काफी अजीब लगता है क्योंकि वो तो शहर की लड़की है। कुछ समय के बाद जब दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तो साक्षी पूछती है कि वो पीछे वाला दरवाजा किसका है। भानो देवी बताती है कि उस घर में उसका देवर योगेश्वर रहता था, लेकिन वो घर छोड़कर चला गया और घर में ताला लग गया। साक्षी पूछती है योगेश्वर कहाँ गया। भन्नो देवी कहती है वो मर गया। खाना खाने के बाद भन्नो देवी तीनों को दूध पीने के लिए देती है और हेमंत से कहती है मेरे होते हुए साक्षी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेमंत थैंक यू कहता है तो भन्नो देवी कहती है थैंक यू कहने की क्या जरूरत, क्योंकि हमारे कठिन वक्त में आपने हमारी बहुत मदद की थी। जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं
तो हेमंत कहता है कि ये लोग काफी अच्छे इंसान हैं। साक्षी कहती है हाँ, लेकिन सोच पुरानी है, अभी भी औरत मर्द को खाना खिलाने के बाद ही खाती है, जबकि उन्हें साथ में मिल बांट कर खाना चाहिए। फिर वो जब सो रही होती है तो ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की से कोई उसे देख रहा था, मगर वो उसको नजरअंदाज करती है। सुबह में जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है भन्नो देवी हेमंत के चोट पर दवाई लगा रही थी। फिर वो चला जाता है कजला के साथ खेत देखने के लिए। भन्नो देवी साक्षी के लिए नहाने का पानी तैयार करती है और उसे पूछती है लगता है नींद पूरी नहीं हुई। साक्षी कहती है हाँ, नई जगह है इसीलिए। भन्नो देवी कहती है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मगर ये बात साक्षी को अजीब लगती है क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर बस 2-3 दिन के लिए तो आए थे। मगर ये सुनकर भन्नो देवी कुछ नहीं बोलती। साक्षी पूछती है क्या वो दोनों भी खेत देखने जा सकते हैं। भन्नो देवी कहती है फिर कभी चल लेंगे। फिर साक्षी नहाने के लिए चली जाती है। रेडी होने के बाद वो अपने कमरे के बाहर वाले खिड़की को देखती है। फिर वही योगेश्वर वाले दरवाजे के सामने आती है और कुंडी खोलकर अंदर चली जाती है और ऐसा लग रहा था कि उस जगह में आग लग गई थी। फिर वो दरवाजा खुला छोड़कर खेत में चली जाती है, लेकिन इस बार वो रास्ता भूल न जाए इसीलिए वो पत्तों को बांध देती है रास्ता याद रखने के लिए। एक जगह उसे बहुत बड़ा सा कुआं देखने को मिलता है। तभी हेमंत आकर उसे डरा देता है। फिर वो लोग घर की तरफ चले जाते हैं। हेमंत साक्षी को बताता है कि अगर उन्हें चंडेल के पैसे चुकाने हैं तो उसे वापस शहर जाना होगा। वो लोग परसों यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन साक्षी इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि अभी वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। फिर हेमंत उसे कहता है कि वो अकेले जाएगा और पैसे लौटा कर आएगा। साक्षी नाराज हो जाती है। अगली सुबह भन्नो देवी साक्षी को समझाती है कि ऐसे दुखी रहने से बच्चा पर बुरा असर पड़ेगा, खुश रहोगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। फिर वो बच्चे को कहानी सुनाने लगती है। एक गाँव में एक बहुत बड़ा सा घना सा पेड़ था जिसमें एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक काली नागिन उस पेड़ से लिपट गई। पूरा जहर उस पेड़ में फैल गया जिससे कि पेड़ सूख गया। जैसे ही वो कौवा अंडा देती, सांप आकर उसे निगल जाती। फिर एक दिन एक छोटी सी चिड़िया अपने परिवार के साथ उसी पेड़ में रहने के लिए आई। एक छोटे से घोंसले में उसने अंडा दिया, लेकिन इस बार कौवे ने अपना अंडा उस चिड़िया के घोंसले में रख दिया और चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में। और इस बार कौवे का अंडा बच गया और उसमें से एक बच्चा निकला और फिर वो परिवार हंसी खुशी रहने लगा। ये कहानी सुनकर दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद भन्नो देवी और साक्षी एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और साक्षी की वो बहुत देखभाल करती है। पूरा दिन भन्नो देवी के साथ बिताने के बाद साक्षी को माँ की कमी महसूस नहीं हुई। भन्नो देवी खुश हो जाती है और कहती है अपने पति के साथ थोड़ा बात कर क्योंकि कल वो शहर चला जाएगा। मैं चली सोने। फिर जैसे ही साक्षी अपने कमरे में आती है, एक बच्चे का भूत उसे फॉलो करने लगता है। साक्षी हेमंत को समझाती है कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं यहाँ अच्छे से रह लूंगी, तुम अपना ध्यान रखना। हेमंत कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे के लिए खुद का ध्यान रख लूंगा। साक्षी उसे समझाती है कितनी बार कहा है कि बच्चे को बेटा मत बोलो। हेमंत कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि बेटा ही होगा। साक्षी कहती है जो भी होगा हमारा ही होगा। अगली सुबह वो देखती है हेमंत जा चुका था और वो घर के बाहर में एक औरत को देखती है लकड़ी काटते हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके पेट में एक निशान था। ये वही औरत है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा। भन्नो देवी आकर उस औरत पर चिल्लाती है, कहती है कि ये लकड़ी काटने के लिए यही जगह मिली थी, फालतू का शोर मचा के रखा है। भन्नो देवी को चिल्लाते हुए देखकर साक्षी भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसका गुस्सैल वाला रूप पहली बार देख रही थी। गेहूं पीसते हुए भन्नो देवी बताती है कि वो औरत है रानी, उसके बेटे राजवीर की पत्नी। कई साल पहले रानी प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक दिन वो खेत में चली गई मना करने के बावजूद और वो मिल ही नहीं रही थी। जब वो मिली तो वो अपने पेट के बल गिरी हुई थी। गिरने के वजह से बच्चा पेट में ही मर गया था, इसलिए पेट काट के बच्चे को निकालना पड़ा और इस वजह से रानी के पेट में वो निशान है। तब से रानी एक शब्द नहीं बोली। साक्षी काफी दुखी होती है, पूछती है आपके बेटे का क्या हुआ। भानु देवी बोलती है वो तो शहर चला गया और वहीं रहता है। साक्षी उन्हें संभालती है और उनसे कहती है हम भी तो आपके परिवार ही हैं और ये बच्चा भी तो आपका ही हुआ। रानी दरवाजे पर आती है और भानु देवी उस पर फिर से चिल्लाने लगती है, कहती है लकड़ी नीचे रखकर चली जा। फिर शाम के समय भन्नो देवी साक्षी को घर पे अकेला छोड़कर रानी के साथ खेत में चली जाती है, लेकिन तभी साक्षी खेत में कुछ अजीब आवाजें सुनती है। फिर वो अपने आसपास बच्चों के भूत को देखती है खेलते हुए और वो उन्हें देखकर चौंक जाती है और पूछती है आप लोग कहाँ से आए। साक्षी उनके पीछे जाती है और एक लड़का उसे डरा देता है। साक्षी को ये सब मजाक लग रहा था और वो उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन सही समय पर भन्नो देवी आ जाती है और साक्षी को खींच कर कमरे में ले जाती है
और दरवाजा बंद कर देती है और जल्दी जल्दी खिड़की भी बंद कर देती है। पूछती है कितने बच्चे आए थे। साक्षी कहती है 3 बच्चे, मैं तो उनके पीछे जा रही थी। भन्नो देवी उसे कहती है ऐसा मत करना, उनके पीछे मत जाना। साक्षी कहती है शहर में मेरा एनजीओ है, वहाँ तो मैं बच्चों के साथ खेलती भी हूँ, मुझे उन बच्चों से मिलना है। भन्नो देवी सख्त मना कर देती है। जब साक्षी जिद करने लगती है तो भन्नो देवी उस पर चिल्लाती है, कहती है तूने देखा ना रानी का क्या हाल हुआ, वही हाल तेरा भी हो जाएगा। आधी रात में साक्षी की अचानक नींद खुल जाती है तो वो देखती है भन्नो देवी बड़े ही डरावने तरीके से उसके पेट की तरफ देख रही थी। अगली सुबह साक्षी रानी को देखती है जो उसे ही देख रही थी, लेकिन जब वहाँ भन्नो देवी आती है तो रानी अपना काम करने लगती है। फिर वो अपने कमरे के तरफ 3 बच्चों को देखती है और साक्षी उनके पीछे चली जाती है और योगेश्वर के कमरे के बाहर एक रेडियो रखा हुआ देखती है। और ये देख करके कि बच्चे उनके साथ लुका छुपी खेल रहे थे, साक्षी भी उनके साथ खेलने लगती है। जब भन्नो देवी साक्षी को देखती है रेडियो के साथ तो वो उसे कहती है कि मैंने कितनी बार कहा उन बच्चों से दूर रहना। वो रेडियो को छीन कर दूर फेंकती है और हाथ जोड़कर उसे कहती है तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, उन बच्चों से दूर रह। साक्षी उनसे कहती है आप अच्छा बनने का नाटक मत करिए, आप असली में वो है जो आप रानी के सामने हो। भन्नो देवी कहती है तेरे चाल ढाल से बता सकती हूँ कि तेरे पेट में पलने वाला बच्चा लड़की है, लेकिन सोच तेरे पति को पता चला तो वो तो टूट जाएगा क्योंकि उसे तो लड़का चाहिए। साक्षी कहती है हेमंत आपकी तरह पुरानी सोच वाला नहीं है। फिर शाम के समय हेमंत वापस आता है और वो उसके गले लग जाती है। फिर भन्नो देवी किसी काम से खेत में चली जाती है। साक्षी हेमंत से कहने लगती है कि हमें इस औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये औरत हमेशा मुझ पर नजर रखती है, ये कुछ तो चाहती है। इसके बहू को बच्चा नहीं हुआ, शायद इसीलिए ये मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। साक्षी कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन हेमंत अचानक मान जाता है और कहता है ठीक है हम अभी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तभी कजला डंडे से वार करके हेमंत को बेहोश कर देता है और भन्नो देवी साक्षी को बेहोश कर देती है। जब साक्षी को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक तंत्र साधना में बैठी हुई थी। सामने एक तांत्रिक था जो अपने चेहरे पर राख लगा रहा था। जिसके बाद भन्नो देवी साक्षी को बिस्तर से बांध देती है और उसे एक कहानी सुनाती है और बताती है कि वो अपने देवर योगेश्वर की शादी सुनैनी नाम की लड़की से कराती है। उस औरत के घर के अंदर पैर पड़ते ही उनका सुखी परिवार बर्बाद हो गया। भन्नो देवी के 4 बच्चे थे, सबसे बड़ा था राजवीर, लेकिन सुनैनी ने उन बच्चों पर ऐसा जादू किया कि वो सभी उसके वश में हो गए। कई कोशिश करने के बाद भी भन्नो देवी अपने बच्चों को उस औरत से छुड़ा नहीं पाई। लेकिन जब सुनैनी प्रेग्नेंट हो गई तब भन्नो देवी राहत की सांस ली, ये सोच करके कि जब सुनैनी का बच्चा हो जाएगा तो वो भानु देवी के बच्चे को छोड़ देगी। लेकिन वो गलत थी। सुनैनी तब भी उन बच्चों के पीछे पड़ी हुई थी। जब उन्होंने योगेश्वर को बताने की कोशिश की तो योगेश्वर ने अपनी पत्नी सुनैनी से बात की तो योगेश्वर की वो नहीं सुनती। पति पत्नी में बहुत लड़ाई हुई और सुनैनी ने योगेश्वर को मार डाला और उसी चाकू से अपना पेट चीर डाला और कुएं में छलांग लगा दिया। लेकिन वो अकेले नहीं डूबी, वो भन्नो देवी के 3 लड़के को लेकर डूबी और अब उन 4 बच्चों में सिर्फ राजवीर अकेला बचा हुआ था। जब राजवीर बड़ा हुआ तो उसकी शादी रानी से हुई। जब रानी अपने 8वें महीने में पेट से थी तो उसी डायन सुनैनी और 3 बच्चों को वो अपने सामने देखने लगी। रानी ने भी अपना पेट चीर दिया। राजवीर की फिर से शादी हुई। फिर जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो फिर सुनैनी और वो 3 बच्चे उसे दिखने लगे। वो औरत भी नहीं बच पाई। तीसरी बार राजवीर की शादी हुई और उस औरत के साथ भी वही हुआ और इस बार राजवीर की शादी एक शहर में रहने वाली लड़की से हुई और तांत्रिक ने कहा था कि अगर कोई औरत प्रेगनेंसी के 8वें महीने में 3 रात इस घर में गुजार ले तो उनके घर पे ये जो लगा हुआ श्राप है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो बताती है कि राजवीर की पत्नी शहर में प्रेग्नेंट है और अगर तू यहाँ 3 रात गुजार लेती है तो मेरा बच्चा और मेरा परिवार सही सलामत रहेगा। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। 3 दिन तुझे यहीं रहना होगा, इसलिए भागने की कोशिश मत करना। ये समझ ले कि इन 3 दिनों में तुझे जो भी दिखेगा वो तेरा भ्रम होगा। भन्नो देवी के जाने के बाद साक्षी के कमरे में सुनैना आती है और उसके पेट में हाथ रखती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को छुड़ा लेती है और कल रात क्या हुआ उसे कुछ ठीक से याद भी नहीं था, लेकिन उसके पेट में हाथ का निशान था जो कि सुनैनी का था। वह बाहर आकर अपने पति हेमंत को ढूंढने लगती है, लेकिन बाहर तो इंसान का कोई आता पता ही नहीं था। फिर वो योगेश्वर वाले कमरे की तरफ जाती है और रेडियो चालू हो जाता है जिसमें कि सुनैनी का गाया हुआ एक गाना बजने लगता है। जैसे ही साक्षी अपने कमरे में आती है वही तीनों बच्चों के भूत उसे नजर आते हैं जो उसे बोलते हैं कि वो लोग तुम्हारी बच्ची को ले जाएंगे, लेकिन चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। इसके बाद बच्चे और सुनैनी लुक्का छुपी खेलने लगते हैं और उनका पीछा करते हुए साक्षी भी खेत की तरफ जाने लगती है और वो कुएं के पास पहुंचती है और वहां वो सुनैनी और तीनों बच्चों को कूदते हुए देखती है। फिर वो याद करती है कि ये सब कुछ
एक भ्रम है और वो घर के छत पे जाती है और देखती है यहाँ से भागने का रास्ता तो है ही नहीं। लेकिन वो स्केयर क्रो को देख पाती है और अपने हाथ को उसी डायरेक्शन की तरफ करके वो आगे बढ़ने लगती है और पत्तों को बांधते रहती है। आखिर में वो सही जगह तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद का रास्ता ढूंढना उसके लिए काफी मुश्किल था। जब रात हो जाती है तो वो घर की तरफ जाती है और सुन रही थी कि घर में सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। भन्नो देवी राजवीर से बोलती है लड़की को ढूंढने के लिए और राजवीर काफी गुस्से में था। कहता है कि इस बार वो लड़की नहीं बचेगी। फिर वो योगेश्वर वाले कमरे में छुप जाती है, लेकिन तभी बाकी लोग कमरे में आते हैं और साक्षी को जला देते हैं, लेकिन ये तो बस उसका बुरा सपना था। फिर वो कोयले के मदद से अपने कपड़े पर नक्शा बनाती है ताकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन ये सब काम नहीं आता क्योंकि वो गोल गोल घूमकर उसी स्केयरक्रो वाले जगह तक पहुंच रही थी। मतलब कि वो चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। अगली सुबह जब वो सोकर जागती है तो उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी और वो जल्दी से किचन में आकर खाना ढूंढकर खाने लगती है। साक्षी सोचती है क्या ये सब कुछ उसका भ्रम है, लेकिन इसका कुछ तो मतलब होगा। फिर वो उन बच्चों को देखती है और उनके पीछे जाती है। फिर वो सुनैनी को देखती है जो बच्चों के साथ खेल रही थी। वो लोग बात कर रहे थे और बच्चों को भी पता है कि सुनैनी के पेट में पल रहा बच्चा एक छोटी बच्ची है। वो लोग सोचते हैं कि छोटी बच्ची कैसी होती है, तो सुनैनी उन्हें बताती है कि छोटी लड़की बहुत खूबसूरत और उनकी आवाज तो बहुत ही प्यारी होती है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि परिवार वाले तो इस बच्ची को ले जाएंगे। सुनैनी बोलती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बच्चे कहते हैं हम भी ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन तभी वहाँ भानु देवी और योगेश्वर आते हैं और सुनैनी उन्हें देखकर खेत के अंदर भाग जाती है। जब साक्षी अंदर आती है तो वो देखती है योगेश्वर सुनैनी को डंडे से पीट रहा था। बच्चे अचानक आते हैं और चाकू लेकर सुनैनी को पकड़ा देते हैं और वो अपने पति को धमकी देती है मेरे बच्चे को कुछ मत करना, लेकिन योगेश्वर फिर अपनी पत्नी को पीटने लगता है। बच्चे योगेश्वर का पैर पकड़ लेते हैं जिससे कि वो गिर जाता है और वो भी चाकू के ऊपर और वो मर जाता है। भन्नो देवी जब ये देखती है तो उसे लगता है कि योगेश्वर को सुनैनी ने मारा। साक्षी को सारा सच पता चल चुका था। फिर वो अपने सामने रानी को देखती है जो अपना पेट चीड़ लेती है और बाकी औरतों के साथ भी यही हुआ था और वो समझ गई थी कि अगर वो कुछ करेगी नहीं तो वो भी अपना बच्चा खो देगी। वो योगेश्वर वाले कमरे को जलता हुआ देखती है, लेकिन ये तो बस उसका भ्रम था। फिर साक्षी का पेट काला पड़ने लगता है और वो दर्द में छटपटाने लगती है और वहीं पर वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक छोटी सी बच्ची थी। तीनों बच्चे वहां आते हैं और बोलते हैं कि हम इस लड़की को संभालेंगे। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसकी बच्ची सामने नहीं थी। वो भागते हुए कुएं के पास आती है तो वहां पर एक रिचुअल हो रहा था। भन्नो देवी उसे पकड़ लेती है और वो लोग बच्चे को मार डालने वाले थे क्योंकि वंश तो लड़कों से आगे बढ़ता है। लड़की का क्या ही काम। राजवीर बच्ची को कुएं में फेंक देता है और कजला खुशी से कहता है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। साक्षी तो एकदम सुन्न पड़ जाती है और कुएं के अंदर देखती है बहुत सारे नवजात बच्चियों की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ उसका भ्रम था। वो अभी भी प्रेग्नेंट है और राहत की सांस लेती है कि उसकी बच्ची सेफ है। फिर वो बच्चों के पीछे जाती है और उसे सुनैना मिलती है। बच्चे उसे चाकू देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। सुनैनी का भयानक चेहरा देखकर वो चिल्लाने लगती है और चाकू अपने पेट के पास रख लेती है। अगले सीन में भन्नो देवी साक्षी को देखती है बैठे हुए और उसके हाथ में चाकू था और वो खुश होती है और कहती है कि साक्षी ने उसके परिवार के ऊपर से शराब को हटा दिया। फिर हेमंत वहां आता है और साक्षी को ले जाने लगता है। कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मगर साक्षी नहीं जाना चाहती। कहती है कि मैं यहाँ सभी को बिना बेनकाब किए नहीं जाऊंगी और वो सुनैनी की आखिरी 3 दिनों की कहानी सुनाने वाली थी, जिससे कि भन्नो देवी घबराने लगती है। देखते हैं कि खेत में जब सुनैनी साक्षी को अपना पेट चीरने के लिए मजबूर कर रही थी तो साक्षी उसे भीख मांगती है कि ये कहानी दोबारा मत दोहराओ, एक मौका तो दो मुझे, मैं उस हर माँ के लिए आवाज उठाऊंगी जिसके साथ अन्याय हुआ। ये एक माँ का दूसरी माँ से वादा है। सुनैनी ये सुनकर रोने लगती है और आखिर में वो रुक जाती है और साक्षी के बच्चे को जिंदा छोड़ देती है। साक्षी परिवार वालों को बताती है कि आप लोगों ने 8वें महीने में सुनैनी और उसके बच्ची को जिंदा जला दिया था। कजला कहता है कि उस औरत ने मेरे भाई को मारा था। साक्षी कहती है वो सिर्फ एक हादसा था। सुनैनी ने आप लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। जलने के बाद वो जिंदा थी और उसी हालत में उसने छोटी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया सिवाय 3 बच्चों के, मतलब भन्नो देवी के 3 बच्चों के। लेकिन पूरे परिवार वालों ने कुप्रथा से सुनैनी के बच्चों को कुएं में फेंक दिया। सुनैनी भी कुएं में छलांग लगा लेती है और उसे बचाने के लिए भन्नो देवी के 3 बेटे वो लोग भी कुएं में छलांग लगा लेते हैं। भन्नो देवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो साक्षी उन्हें समझाती है कि रानी और बाकी औरतों को भी सुनैनी ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। लेकिन सुनैनी ने उन औरतों को मारा नहीं, बल्कि सिर्फ परिवार का वंश बढ़ने से रोका और उन औरतों को मारने वाला खुद राजवीर था ताकि वो औरतें बाहर जाकर
परिवार का राज बाकियों को ना बता दे। बस रानी को छोड़ दिया गया क्योंकि उसने तो बोलना ही छोड़ दिया था। साक्षी भन्नो देवी से कहती है, किसी ने सही कहा है, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वो लोग साक्षी से कहते हैं, छोरी तेरी जुबान बहुत चल रही है। साक्षी कहती है कि नहीं तो क्या, राजवीर से कहकर मुझे भी जान से मार डालेंगे। और वो हेमंत की तरफ देखकर कहती है, क्यों राजवीर, सही कहा ना मैंने। मतलब ये हुआ कि हेमंत ही राजवीर है और वही है भन्नो देवी और कजला का बेटा। इससे पहले राजवीर कुछ करता, साक्षी सामने चाकू निकाल लेती है और कहती है कि मैं इस बच्ची को जन्म देकर रहूंगी। वो खेत की तरफ जाने लगती है और रानी हिम्मत जुटाकर अपने बच्चे के हत्यारे राजवीर को कुल्हाड़ी से काट देती है। साक्षी आगे बढ़ती है और पहले तो उसे खेत से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार उसे निकलने का रास्ता दिख जाता है और फिर साक्षी और रानी दोनों मिलकर उस मनहूस जगह से निकल जाते हैं। इस कहानी से हमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कन्या भ्रूण हत्या भारत में सबसे ज्यादा असूचित अपराधों में से एक है। ये फिल्म जो कि 2 घंटे की है, ऐसा कहा गया है कि इतने समय में करीब भारत में 113 कन्या भ्रूण हत्या हो गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।